हेलो स्टूडेंट, हम प्रिंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम जापान की प्रिंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि जापान में प्रिंटिंग कैसे फैली बुद्धिस्ट की मॉन्क जो होते हैं उनकी वजह से। और इसमें एक फेमस पेंटर थी बनाने वाली, उसका नाम आया है कितागावा उतमारो। ये बोर्न इन ईडो में इनका जन्म हुआ था 1753 में। वाज वाइडली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, व्यक्ति थे ये, उसके कंट्रीब्यूशन के कारण जाने जाते हैं। टू एन आर्ट्स एंड फ्रॉम इक्वियो पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड्स। यूकियो जो है एक पिक्चर आर्ट है, कला है पिक्चर बनाने की, इसे सारे वर्ल्ड में फ्लोटिंग पिक्चर के रूप में जाना जाता है। और डेप्रिसिएशन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस स्पेशली अर्बन वंस। और इसमें क्या है, जो आम साधारण व्यक्ति हैं जो शहरों में रहते हैं उनके बारे में है ये पिक्चर। दिस प्रिंट ट्रेवल टू कंटेम्परेरी यूएस एंड यूरोप एंड इन्फ्लुएंस्ड आर्टिस्ट लाइक मैनेट, मोनेट एंड वॉन गॉग। एक ये फेमस चित्र आर्टिस्ट हुआ करते थे मैनेट और मोनेट, इनको प्रभावित किया। पब्लिशर लाइक सुताया जूजा ब्यूरो आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड कमीशन आर्टिस्ट हु ड्रू द थीम्स इन आउटलाइन। देन ए स्किल्ड वुड लॉक कर्वर पेस्टेड द ड्राइंग ऑन ए वुड लॉक एंड कर्व्ड, मतलब इसको भी उसी तरह से पेंट किया गया। एक वुड लॉक पे स्याही पेस्ट की गई, उसके बाद उसको एक कागज पर उतारा गया और इस तरह से एक पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, ये एक तरीके हैं कि कैसे कैसे कौन कौन लोग शामिल होते। पेंट दिखाई गई है, ये मॉर्निंग सीन है एक पेंटर के द्वारा। ए मैन लुक आउट ऑफ विंडो एट द स्नोफॉल्स वाइल ए वुमन प्रिपेयर टी परफॉर्म इज डोमेस्टिक। एक मॉर्निंग सीन है, यूकियो प्रिंट है, कुबो लेट 19 बाय द, ये एक चित्रकार का नाम है। किस तरह से बर्फ पड़ रही है, वो बाहर देख रहे हैं और चाय बन रही है, सीन दिखाए गए हैं। उसके बाद है जो प्रिंट है वो यूरोप में कैसे आई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रिंटिंग जो है ये कहाँ से शुरू हुई। चाइना से ये ईस्ट एशिया जापान वगैरह में फैली और उसके बाद ये आई अब यूरोप में। 4 centuries, शताब्दियों तक सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इन यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। आपको पता है, अब मैं थोड़ा सा सिल्क रूट के बारे में बता दूं क्योंकि अब ये बहुत ही समाचारों में रहता है, भारत और चीन का कंट्रोवर्सी जो चल रहा है। जो चीन है ये भारत के बिल्कुल इधर फैला हुआ है, यहाँ से होके जो सिल्क रूट है इस रास्ते से ये यूरोपियन देशों में जाता था और शताब्दियों तक ये एक मेन रूट रहा है और दोबारा इसको रिवाइव किया जा रहा है चाइना के द्वारा। ये एक ऐसा रूट रहा है जिसके थ्रू चीन का विदेशों में व्यापार होता रहा है और इसके द्वारा सिल्क बेची जाती थी। सिल्क का उत्पादन यहाँ होता था, इसलिए इसे चाइना में होता था, इसलिए इसे सिल्क रूट कहते हैं। और भारत को भी इसका बड़ा फायदा था क्योंकि भारत उस टाइम अफगानिस्तान भी भारत का भाग था, तो बहुत सारा टैक्स इन व्यापारियों से हमें मिलता था। वर्तमान में इस सिल्क रूट का भारत हिस्सा नहीं है क्योंकि भारत के कुछ चिंताएं हैं, इस वजह से ये हिस्सा नहीं बना है अभी सिल्क रूट का। 28 देशों से ये रूट जाएगा अब। 11वीं शताब्दी में इन द 11th century चाइनीस पेपर रीच्ड यूरोप। जो इसी रूट से जो चाइनीस पेपर हैं वो यूरोप में गए। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। और ये जो पेपर हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए था, हाथ से लिखी जो किताबें होती हैं मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, उनके लिए थी। देन इन 1295 मार्को पोलो एक राइटर थे, एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे, रिटर्न टू इटली। ये इटली के थे, भारत में भी आए थे मार्को पोलो। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में उन्होंने लिखा है। रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना में भी गए मार्को पोलो और भारत में भी आए थे और बहुत सारी बातें उन्होंने चाइना के बारे में लिखी।
एज यू रीड अबाउट चाइना ऑलरेडी हैड ए टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, और इस समय चाइना में वुड ब्लॉक जो पेंटिंग थी लकड़ी के खांचे से तैयार होने वाली, वो टेक्नोलॉजी चीन के पास थी। तो मार्को पोलो ब्रोट दिस नॉलेज बैक विद हिम, जब वो वापस आए तो इस तरह से वो नॉलेज भी साथ में लेके आए। नाउ इटालियन बिगेन टू प्रोड्यूसिंग बुक विद वुड ब्लॉक्स, तो इटालियन लोग भी वुड ब्लॉक से किताबें बनाने लगे। देखो इसी तरह टेक्नोलॉजी फैलती है एक देश से दूसरे देश। एंड सोन द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप, क्योंकि यूरोप एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो कोई भी चीज़ अगर किसी एक देश में होती है तो वो सभी देशों में फैल जाती है, तो सारे यूरोप में फैल गई। लग्जरी एडिशन वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम, और जो लग्जरी एडिशन थे, प्रकाशन थे बहुत अच्छी अच्छी किताबों के, वो इस तरह से वेलम, वेरी एक्सपेंसिव वेलम, बहुत ही खर्चीले थे अब भी। लेकिन अब क्या हुआ, मिंट फॉर अरिस्टोक्रेट सर्कल्स एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरी विच scoffed at printing books as cheap vulgarities. Merchant and student in the university town brought the cheaper printing copies. तो अब क्या है, जैसे जो अरिस्टोक्रेट सर्कल होते हैं, जो कुछ लोग देश में होते हैं जो बहुत कुलीन वर्ग मानते हैं अपने आप को, ठीक है, वो लाइब्रेरी में जो प्रिंट की हुई चीज़ उनको अच्छा नहीं मानते थे, मतलब कहते थे ये गलत चीज़ है। वो अब भी हैंड रिटन बुक्स पढ़ते थे। जो व्यापारी वगैरह थे वो छपी हुई कॉपियाँ लेकर आते थे। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, और जैसे जैसे क्योंकि आम व्यक्ति के हाथ में किताबें पहुंची तो बुक्स की डिमांड बढ़ी। बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप बिगेन एक्सप्लोरिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। तो इस तरह से बुक्स, यूरोप के जो व्यापारी हैं वो बुक्स भी एक्सप्लोर करने लगे, बेचने लगे। बुक्स फेयर वर हेल्ड, बुक मेले लगने लगे डिफरेंट प्लेसेस पर। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट वाज, और जो हाथ से बनाई हुई मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन ए न्यू वे टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांडेड। और जो हाथ से लिखी हुई बुक्स थी, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, उनको भी एक नई तरीके से एक्सपेंड करने के तरीके अपनाए गए, ऑर्गेनाइज किए गए। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोलली एम्प्लॉयज बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रन बट इंक्रीजिंगली बाय बुक सेलर एज वेल। देखो पहले जो हैंड राइटर्स थे, किताबों को लिखने वाले, और वो बड़े बड़े रिच लोगों के या दरबारियों के दरबार में, राजाओं के दरबार में लिखते थे। अब सिर्फ वही एक एम्प्लॉयज नहीं रह गए थे, मतलब उन्हीं की कमाई नहीं थी, इसके साथ साथ जो बुक सेलर थे या प्रिंट कर रहे थे उनकी भी कमाई साथ साथ में शुरू हो गई। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स। अब जो हाथ से लिखी हुई बुक्स है वो तो कई दिन में तैयार होती या बहुत कम तैयार होती, तो बढ़ती हुई डिमांड को वो पूरा नहीं कर पाए। कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, उनकी कॉपी करना बड़ा एक्सपेंसिव था, लेबरियस था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी और टाइम कंज्यूमिंग थी। मतलब एक कॉपी को देखकर दूसरी कॉपी लिखी जाए, ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट वर फ्रिंगल्स अवेकर्ड टू हैंडल्स एंड awkward to handle and could not be carried around or read easily। और जो हाथ से लिखी हुई किताब आपको पता ही है बहुत भारी होती हैं, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और साथ साथ में वो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया भी आसानी से नहीं जा सकता। जैसे आज की प्रिंटिंग बुक है तो वो आसानी से आप अपने थैले में, बैग में डाल के ले जा सकते हैं। देयर सर्कुलेशन Therefore remained limited, और इसलिए उनका सर्कुलेशन जो है वो उन अमीर लोगों के पास था जिनके पास पैसा भी था और के पास लग्जरियस टाइम भी बहुत था। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, लेकिन वो तो मुट्ठी भर थे ना, तो मुट्ठी भर लोगों द्वारा ही हैंड रिटन बुक्स की जो है डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी। जो प्रिंटिंग की डिमांड थी वो आम लोगों की थी, और आम लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। With the growing demand for books, wood block printing gradually become more। और जब ये प्रिंटिंग की, ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही थी तो ये और पॉपुलर हो गई। बाय द अर्ली 15th century
15वीं शताब्दी की शुरुआत में वुड ब्लॉक वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट अ टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर विद सिंपल ब्रीफ टेक्सेस। और अब यूरोप में टेक्सटाइल कपड़ों पर, प्लेइंग कार्ड्स पर वुड ब्लॉक से छपाई होनी शुरू हो गई। ये भी पढ़ लेते हैं। जिकजी ऑफ कोरिया इज अमंग द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक प्रिंटेड विद मूवेबल मेटल टाइप। जिकजी एक बुक है, सबसे पुरानी संसार में ये मानी जाती है कि अब तक की छपी हुई सबसे पुरानी बुक है। ये अब भी एग्जिस्ट करती है। इट कंटेन द इनिशियली फीचर ऑफ जैन बुद्धिज्म, अबाउट 150 monks ऑफ इंडिया, चाइना एंड कोरिया आज मेंशन इन द बुक्स। ये बुद्धिस्ट के जो मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, 150 बुद्धिस्ट के बारे में बातें हैं जो चाइना, इंडिया और कोरिया से रिलेटेड थी। 14वीं शताब्दी में इसको छापा गया था। वाइल द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द बुक इज अनअवेलेबल, द सेकंड इज अनअवेलेबल इन द लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस। मतलब इसका पहली वॉल्यूम तो नहीं है, पहली छपाई वाली किताब तो इसमें नहीं है, लेकिन दूसरी है। और ये फ्रांस की लाइब्रेरी में, जब ये यूरोपियन देश आए ना इन कोरिया, ईस्ट एशिया में, एशिया में गुलाम करने के लिए, तो ये सारी ये चीज़ें भी ले गए अपने साथ। दिस बुक मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट टेक्निकल चेंज इन द प्रिंट कल्चर, दैट इज वाई इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर इन 2001। इसको भी विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने अपना लिया है 2001 में। ओके, देयर वाज क्लियरली ए ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्सेस। हम बार बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि डिमांड बड़ी, नीड जरूरी थी कि एक ऐसी छपाई वाली टेक्नोलॉजी आए जो जल्दी जल्दी, बहुत तेज़ी से और कम लेबर के साथ, कम पैसे खर्च के साथ टैक्सेस का, किताबों का उत्पादन कर सके। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। ये कब संभव थी? जब नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जाए। द ब्रेक थ्रू ऑक्योर्ड टू शस्त्रब्रग जर्मनी विद जोहान्स गुटेनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। नाम सुना होगा आपने गुटेनबर्ग का, जोहान्स गुटेनबर्ग, जर्मनी के थे ये। सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार इसी ने किया था, छापे खाने की मशीन इसी ने लगाई थी। ठीक है, उसके बाद है ये गुटेनबर्ग का चित्र है भाई। ठीक है, कुछ महान व्यक्ति होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं। गुटेनबर्ग वाज ए सन ऑफ गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग, जर्मनी का था ये। गुटेनबर्ग वाज ए सन ऑफ मर्चेंट एंड ग्रू अप ऑन ए लार्ज एग्रीकल्चर एस्टेट। एक मर्चेंट का बेटा था, बड़ी ही कृषि मतलब जमींदार थे ये, बड़ी एग्रीकल्चर एस्टेट जमीन थी इनके पास। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस। इसने देखा था वाइन एंड ओलिव प्रेसेस को। सब्सिक्वेंटली ही लर्नड द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ्स एंड आल्सो एक्वायर द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लीड मॉड्यूल्स यूजिंग फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। ये टेक्नोलॉजी में रहा था, इसको पता था कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं। इसने सीखा था कि कैसे पॉलिश करके स्टोन्स से कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। इसने, वो एक मास्टर गोल्ड स्मिथ था, मतलब सुनार बहुत बढ़िया था, मतलब धातु की चीज़ें बनाने में कामयाब था। और जो और चीज़ें थी जो इसने क्रिएट की थी। तो ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज, इस नॉलेज को बढ़ाते हुए इसने गुटेनबर्ग अडॉप्ट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन। जो वर्तमान में वुड ब्लॉक्स वाली टेक्नोलॉजी थी, उसने देखा कि इसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता है। द ओलिव प्रेस प्रोवाइड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। जो ओलिव प्रेस थी वो एक मॉडल, जैसे मॉडल होते हैं ना साइंस में मॉडल होते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस के मॉडल के प्रोवाइड करती थी। अब इस मॉडल को उसने क्या करना था, रिफॉर्म्स करना था। एंड मॉडल वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स एंड फॉर द लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। और अब इस मॉडल्स में क्या है, इसने मेटल टाइप्स ऑफ लेटर्स लगाए, शब्द लगाए अल्फाबेट्स के रूप में। और बाई
1448 गुटेनबर्ग परफेक्ट द सिस्टम को परफेक्ट किया, मतलब उसमें कुछ ऐड किया, और उसके बाद उसने एक बुक प्रिंट की, और सबसे पहले जो बुक प्रिंट की वो थी बाइबल। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड, 180 कॉपियाँ निकाली गई, एंड टुक 3 ईयर टू प्रोड्यूस दैम, 180 कॉपियाँ उसने तीन साल में निकाली। ठीक है। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दिस वाज फर्स्ट प्रोडक्शन, मतलब 3 साल में ये माना गया कि बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम, बहुत कम समय में 180 कॉपी बनाई गई हैं। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोडक्टिंग बुक्स बाई हैंड। जो नई टेक्नोलॉजी थी नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग बुक बाई हैंड। अब भी मतलब ये नहीं था कि हाथ से बुक नहीं बनाई जा रही थी, अब भी बनाई जा रही थी। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। द मैटर लेटर imitated the ornamental handwritten style. Border were illuminated by hand and folies and other pattern and illustration were printed. इसका मतलब ये है कि जो पहली बुक थी वो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हैंड रिटन ही है, और साथ साथ में जो बॉर्डर है वो हाथ से तैयार किए गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये हाथ से बनाई गई है या प्रिंट की गई है। इन दिस बुक प्रिंटेड फॉर द रिच स्पेस एंड डेकोरेशन वर केप्ट ब्लैंक, और जो अक्षर थे वो तो छापे गए, लेकिन जो डेकोरेशन का था, फूल पत्तियां जो भी लगानी थी वो खाली छोड़ दी गई ताकि हाथ से उसको बनाया जाए, मतलब हाथ का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद ईच परचेजर कुड चूज द डिजाइन, उसके बाद जो ये खाली जगह छोड़ी जाती थी तो बुक्स जो खरीदने आता उससे पूछा जाता कि आप बताएं ना कौन सा डिजाइन आपको बनवाना है। इन द 100 ईयर बिटवीन 1450 से 1550 तक प्रिंटिंग प्रेस वर सेट अप इन द मोस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी फैली। प्रिंटर फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्री, और ये इस तरह का प्रिंटर जो है जर्मनी से दूसरे देशों में फैला। सीकिंग वर्क एंड हेल्पर स्टार्ट न्यू प्रेसेस, और अब क्या है, अब न्यू प्रेसेस सामने आई। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू बुक प्रोडक्शन बूम्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस लगी तो एक प्रोडक्शन में बूम आया, बूम का मतलब ज़्यादा उछाल आया। और सेकेंड हाफ ऑफ द जो 15th सेंचुरी का था उसमें 20 मिलियन कॉपी 20 मिलियन कॉपीज प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट इन यूरोप। यूरोप की मार्केट में बाढ़ सी आ गई, इतनी छपाई होने लगी बुक्स की। द नंबर वेंट अप इन द 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज, और 16th सेंचुरी में तो ये 200 कॉपी निकल चुकी थी। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड रिटन प्रिंट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लीड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन, और इस तरह से हम हाथ से बनी हुई प्रिंटिंग से जब मैकेनिकल प्रिंटिंग की चलते हैं तो इसे हम प्रिंट के क्षेत्र में एक क्रांति मानते हैं। ये गुटेनबर्ग में देखो कैसे एक व्यक्ति जो है वो पेपर छापने की कोशिश कर रहा है ब्लॉक प्लेस से। ठीक है, काफ़ी ये लग रहा है कि मेहनत वाला काम होगा। गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस था वो इसी तरह का था। ठीक है, प्लेटन एक वर्ड आया है, ये इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग। प्लेटन इज ए बोर्ड विच इज प्रेस्ड ऑन टू द ब्लॉक बैक ऑफ द पेपर टू गेट द इम्प्रेशन फ्रॉम द टाइप्स। मतलब ये एक पेपर के नीचे रखा जाता था कि ताकि जो पेपर की छपाई है वो उसके ऊपर आ सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।